प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर आज वॉशिंगटन पहुंचे। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही जो बाइडेन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। कोविड से मृत हुए लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देगी केंद्र सरकार। राज्य आपदा राहत निधि से होगा भुगतान। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 14 जिलों में होगी कोदो कुटकी खरीदने की व्यवस्था। अंग्रेजी माध्यम स्कूल के साथ हॉस्टल भी खोले जाएंगे। और राष्ट्रीय पोषण माह के तहत दुर्ग जिले के चिंगरी गांव में महिला जागृति शिविर का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन की अमेरिका यात्रा पर आज सुबह वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। भारी वर्षा के बावजूद भारतीय समुदाय के सैकड़ों सदस्य प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान उतरा, उत्साह सहित भारतवंशियों के हर्षोल्लास से पूरा माहौल गूंज उठा। श्री मोदी ने आत्मीय स्वागत के लिए भारतीय समुदाय का आभार व्यक्त किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारतवंशी हमारी शक्ति हैं और ये सराहनीय है कि किस तरह भारतीय समुदाय ने पूरे विश्व में विशिष्ट पहचान बनाई है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही वे व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। वहीं आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत में दोनों नेता विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे। श्री मोदी आज अमेरिकी कंपनियों के वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल अमेरिका रवाना होने से पहले कहा कि उनकी यात्रा व्यापक वैश्वीकरण रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का अवसर बनेगी और भारत के रणनीतिक साझेदार जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध और मजबूत होंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सहयोग भी बढ़ाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा संपूर्ण मानव जगत को एक परिवार माना है। उन्होंने कहा कि देश के फार्मास्यूटिकल उद्योग ने कम लागत की दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और पीपीई किट तैयार किए हैं और अनेक विकासशील देशों को सुलभ विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना रोधी नए टीके विकसित नहीं किए जा रहे, तब तक भारत सरकार मौजूदा टीकों का उत्पादन भी बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ने से सरकार अन्य देशों को भी इसकी आपूर्ति कर सकेगी। India's pharmaceutical industry has produced cost-effective diagnostic kits, drugs, medical devices, and PPE kits. These are providing affordable options to many developing countries. As our production increases, we will be able to resume vaccine supply to others too. For this, the supply chains of raw materials must be kept open. वैश्विक कोविड सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में भारत ने वैक्सीन उत्पादन को 95 अन्य देशों और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के साथ साझा किया और पूरा विश्व भी एक परिवार की तरह महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत के साथ खड़ा रहा। इस एकजुटता और सहयोग के लिए उन्होंने सबका आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस समय विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है और अभी हाल ही में एक ही दिन में 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लगाई गई है। Global healthcare system had delivered over 800 million vaccine doses so far. Over 200 million Indians are now fully vaccinated. This has been enabled through the use of our innovative digital platform called CoWIN. प्रधानमंत्री ने महामारी के आर्थिक असर से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट की परस्पर पुष्टि के बाद अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं आसान बनाई जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के एक निजी होटल में आयोजित छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई में छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के लोगों ने जो सहयोग और एकजुटता दिखाई है, उसी के कारण आज छत्तीसगढ़ कोरोना से सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लड़ाई में समाज के सभी वर्ग के लोगों ने, चाहे वे सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों, औद्योगिक या व्यापारिक क्षेत्र से, चाहे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, मीडिया कर्मी, आम जनों सहित सभी ने अपने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है। राज्य सरकार के आह्वान पर लोगों की मदद के लिए समाज के सभी वर्गों के लोग सामने आए और अपनी जान जोखिम में डालकर मानवता की सेवा में जुट गए। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ वासियों को नमन करता हूं। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड से विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया। समारोह में नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी में जब लोगों ने अपनों का साथ छोड़ दिया था, तब राज्य सरकार के आह्वान पर समाज के सभी वर्गों के लोग सहयोग के लिए आगे आए। इस संकट काल में लोगों का सहयोग सराहनीय रहा। मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ राज्य शासन द्वारा किए गए प्रयासों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के द्वारा भी किए गए सहयोग को रेखांकित किया। कोविड से मरने वालों के परिजनों को केंद्र सरकार 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है। सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य आपदा राहत कोष से यह अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि कोरोना महामारी से भविष्य में मरने वालों को भी अगली अधिसूचना तक यही अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा जो कोविड राहत कार्यों या उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों में शामिल थे। संबंधित परिवारों को कोविड मृत्यु से संबंधित निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ दावे प्रस्तुत करने होंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि दावा सत्यापन, स्वीकृति और मुआवजा देने की प्रक्रिया सरल हो। उल्लेखनीय है कि देश में अब तक कोविड से 4,46,000 से अधिक मौतें हो चुकी है। सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र में हुई है। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोविड से मरने वालों की संख्या 13,563 तक पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी दावों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि आधार नंबर से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के जरिए वितरित की जाएगी। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के 14 जिले जहां कोदो कुटकी का उत्पादन होता है, वहां राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी की खरीदी की व्यवस्था की जाएगी और इन जिलों के गौठानों में कोदो के प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे और साथ ही प्रसंस्कृत कोदो की मार्केटिंग की भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोदो कुटकी का उत्पादन करने वाले जिलों में बस्तर संभाग के 7 जिले, सरगुजा संभाग के 5 जिले और राजनांदगांव और कवर्धा जिले शामिल हैं। मुख्यमंत्री अपने निवास में कांकेर, कोंडागांव, बस्तर जिले से आए हलबा और भतरा सहित विभिन्न आदिवासी समाजों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे यह आग्रह भी किया कि वे अपनी सामाजिक बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में चर्चा करें। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांग पर बस्तर संभाग में जहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ हुए हैं, वहां हॉस्टल खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे इन स्कूलों में दूर गांव से आने वाले बच्चों को आवासीय सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के हित संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का यह प्रयास है कि आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन आए, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बेहतर से बेहतर अवसर मिलें। राज्य सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया है। इनकी बिक्री की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा ही की जा रही है। आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, विधायक चंदन कश्यप और संतराम नेताम सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी और सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज उन्होंने राज्य अतिथि गृह में पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके पिछड़ा वर्ग की समस्याओं और उनके उत्थान से संबंधित विषयों पर चर्चा की। पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर साहनी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग की पदोन्नति को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। रोस्टर के मुताबिक पदोन्नति नहीं मिलने की शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने पर भी विचार किया जा रहा है। चौदह प्रतिशत आरक्षण पिछड़ों को ओबीसी को दिया गया है, लेकिन रोस्टर में 8 पॉइंट पर रखा गया है जो पिछड़ों के साथ न्याय नहीं है। उसको
चौथे पॉइंट पर देना चाहिए। केंद्र सरकार ने चौथा पॉइंट चौथे पॉइंट पर केंद्र सरकार ने दिया है, इसलिए पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ रोस्टर में देने के लिए रोस्टर बनाना चाहिए, तो उसमें नंबर 4 पर पिछड़ा वर्ग आना चाहिए। और यहाँ 14% आरक्षण है, उसमें भी 8 पर दिया है, जबकि कम होना चाहिए। 27 में जब 4 है तो 14 में है, तो और भी 2-3 पर आना चाहिए, लेकिन 8 पर कर दिया है, तो ये तो पिछड़ों के प्रति बहुत ही अन्याय है। पिछड़ा वर्ग पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद डॉक्टर साहनी ने प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ ही अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। डॉक्टर साहनी शुक्रवार को एसईसीएल, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड तथा जिलों के कलेक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ भी बैठक करेंगे। वे इन दिनों भिलाई स्टील प्लांट के अफसरों के साथ भी बैठक कर पिछड़ा वर्ग की समस्याओं के संबंध में जानकारी लेंगे। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। आज हाथियों का दल राजनांदगांव, महासमुंद और कोरिया जिले के गांव में घुस आया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। राजनांदगांव जिले में 22 से 25 हाथियों का दल मोहला क्षेत्र के पाना बरस जंगल में विचरण कर रहा है। यहां हाथियों का दल गांव से लगी पहाड़ियों पर नजर आया। बड़ी संख्या में हाथियों के होने की सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को हाथियों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। जिले के वन मंडलाधिकारी गुरुनाथन एन ने बताया कि हाथियों के आने की सूचना पहले से ग्रामीणों को दी जा रही है, ताकि जान माल की हानि से बचा जा सके। संबंधित गांव लोगों को पहले से हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप लोग हाथी चल रहा है, आप लोग सतर्क रहना चाहिए। और स्पेशली जो युवक लोग हैं शाम को ऐसे पीना वाला है, सब लोगों को क्लियर बोल रहा है, क्योंकि कई लोग घटना इसको पहले भी जो है बिलासपुर संभाग में हुआ है। क्या है, लोग उसको सेल्फी खींचना, वो बगल में जाके पत्थर मारना, ये सब चीज़ उसको साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप का जानवर है। वो अपना बच्चों को सुरक्षा के हिसाब से कोई नुकसान करने से वो उनका गुस्सा आ जाता है। इसलिए हम लोग उनको कैसा उनका साथ बिहेव करना है, और सब लोगों को अकेले नहीं जाना जंगल का अंतर्गत, ये सब चीज़ आपको क्या करे क्या ना करे इसके बारे में हमारा जो है दल जो है वहाँ जिला प्रशासन के साथ जो है मिलके पुलिस का सहयोग से कर रहा है। सर, फसल खराब होने की और इसी तरह कोरिया वन मंडल में 39 हाथियों का दल घुस आया है। बीती रात हाथियों के दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही 4 मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों का दल वर्तमान में ग्राम पटपरिहा, तेंदुडोल, सुंदरपुर, पहाड़पारा, सलका, फुनगा क्षेत्र में विचरण कर रहा है। 2 पहले ही हाथियों ने एक व्यक्ति को घायल कर दिया था, जिसके उपचार के लिए वन विभाग द्वारा तत्काल 10,000 रुपए की मदद की गई थी। वन विभाग बैकुंठपुर के एसडीओ ग्रेनी कुजूर ने बताया कि क्षेत्र में हाथियों के दल की मौजूदगी के कारण लोगों को हाथी प्रभावित क्षेत्रों में जाने से रोका जा रहा है। वन विभाग की टीम हाथियों की आवाजाही की लगातार निगरानी कर रही है। कोरिया वन मंडल के अंतर्गत 39 हाथियों का दल कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज के रास्ते से इस क्षेत्र में प्रवेश किया है और अभी कक्ष क्रमांक 603 में विश्राम कर रहे हैं। जितने भी इंटीरियर के गांव हैं, जो जंगलों से लगे हुए गांव हैं, वहां के लोगों को शिफ्ट करके आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक केंद्र में रखा गया है, जहां उनके खाने का भी व्यवस्था किया हुआ है। खाने एवं सोने की व्यवस्था के साथ उनको वहां रुकवाया जा रहा है। साथ ही गजराज वाहन यहाँ पर बुलवाया गया है, जो सतत निगरानी कर रहा है और इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे जान माल का कम से कम नुकसान हो सके। और कोरिया जिले में हाथियों के दल ने फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे की मांग की है। राजनांदगांव जिले के में 22 से 25 हाथियों का दल मोहला क्षेत्र के पानबरस जंगल में विचरण कर रहा है। महासमुंद के बाद बालोद जिले की ओर से विचरण करते हुए हाथी का दल राजनांदगांव पहुंचा है और गांव के एक कच्चे मकान को नुकसान पहुंचाया है। वहीं हाथियों का दल खड़ी फसल धान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इधर वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी गई है और वन विभाग टीम बनाकर हाथी को खदेड़ने की कवायद में लगी हुई है।
राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 85 किलोमीटर दूर मोहला क्षेत्र के पानबरस जंगल में 22 से 25 हाथियों का दल बीते 2 दिनों से विचरण कर रहा है। बीती रात इन हाथियों के दल ने उत्पात मचाते हुए ग्राम बैगाटोला के ग्रामीणों का कच्चा मकान तोड़ दिया। वहीं अब इन हाथियों का दल 2 भागों में बंटकर अलग अलग क्षेत्रों में निकल पड़ा है, जिसमें एक दल पानबरस जंगल के वन परिक्षेत्र क्रमांक 470 में देखा गया है। वन विभाग के द्वारा वन विभाग की टीम की ओर और ग्रामीण वन समिति के माध्यम से हाथियों और लोगों को सुरक्षित रखने की कवायद की जा रही है। और आपको बता दें कि इस मामले में राजनांदगांव वन मंडलाधिकारी गुरुनाथन एन का कहना है कि हाथियों का दल 2 भागों में बंटकर विचरण कर रहा है। आसपास गांव में मुनादी कराकर हाथियों के अनुकूल व्यवहार करने की समझाइश ग्रामीणों को दी जा रही है। वहीं जंगल में जाने से लोगों को मना भी किया जा रहा है। लगभग 2 वर्ष पूर्व राजनांदगांव जिले में बालोद जिले की ओर से 2 हाथियों की आमद हुई थी। वहीं इसके बाद अब 2 दिन पूर्व ही बालोद जिले से लगभग 22 से 25 हाथियों का झुंड मानपुर मोहला क्षेत्र की ओर से प्रवेश किया। इन हाथियों के झुंड के द्वारा फसलों को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है और इन हाथियों के 2 दल को पोदाकेंडो और बोदाल माइंस के समीप ग्रामीणों ने देखा। जो वहीं इनमें से एक दल की मौजूदगी पानाबरस जंगल में भी देखी जा रही है। वन विभाग द्वारा हाथियों के विचरण करने के मार्ग के आसपास सभी गांव में मुनादी करा दी गई है। वर्तमान समय में खेती किसानी का होने के चलते जंगल के आसपास खेतों में जाने वाले ग्रामीणों को इन हाथियों के दल से अधिक खतरा बना हुआ है। और अब बात करते हैं और अब इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।